करीब 260 खार, तलछट और खेतों से पटे पूर्वी कोलकाता के वेटलैंड्स यानी दलदली इलाके दुनिया में सबसे विशाल कुदरती सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट माने जाते हैं। उसके किनारों पर करीब 1.5 करोड़ की आबादी वाला शहर है। इसके बावजूद वेटलैंड्स में प्रदूषण की बड़ी समस्या नहीं रही है। इस विरोधाभास को कुछ शोधकर्ता अकस्मात तो कुछ चमत्कार कहते हैं। कोलकाता से निकलने वाला गंदा पानी वेटलैंड्स में जमा होता है, लेकिन विकास में रुकावट की बजाय वो शहर को एक अहम संसाधन मुहैया करा रहा है। कोलकाता शहर को अलग से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की ज़रूरत नहीं थी, जिसके लिए उसे बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता। इन वेटलैंड्स ने ट्रीटमेंट के काम को सब्सिडाइज कर दिया। सस्ता भोजन और सब्जी मुहैया कराई, मछली, सब्जी और धान। इससे वेटलैंड भी टिका रहा और कोलकाता शहर भी। आप कभी कोलकाता गए हों तो हो सकता है कि आपने पूर्वी कोलकाता के वेटलैंड्स में उगे भोजन का स्वाद चखा होगा। स्थानीय समुदायों का ये इकोसिस्टम हर साल अंदाजन 11,000 टन मछली मुहैया कराता है। कोलकाता के बाजारों में 50% माल यहीं से जाता है। 52 साल की शिवानी मंडल पिछले 22 साल से वेटलैंड में मछली पालन के काम से जुड़ी हैं। अपने समुदाय की अन्य औरतों की तरह पानी की सतह से झाग और बैरिकेडों में जमा खरपतवार को हटाने के साथ उनका दिन शुरू होता है। तालाब साफ रहते हैं और मछलियां स्वस्थ। स्थानीय लोगों की जीविका और शहर का वेस्ट वाटर प्रबंधन इस हरे भरे बायो नेटवर्क पर निर्भर है। इन पंपिंग स्टेशनों पर गंदे पानी की नियमित जांच बताती है कि कोलकाता के सीवेज में भारी धातुओं की मात्रा बहुत कम है और वो ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। शहर का सीवेज 99% पानी और 1% मल है, जिसमें इकोलाई नाम का बैक्टीरिया मिलता है। ट्रीटमेंट इसी का होता है क्योंकि ये सेहत के लिए खतरनाक है। लेकिन इस इकोलाई का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट तालाबों में मछली पैदा करने की प्रक्रिया के जरिए ही होता है। शैवाल और बैक्टीरिया के साथ आने से वे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की अदला बदली करते हैं और फलते फूलते हैं। शैवाल के फैलाव पर मछली काबू करती है, जिसे इकोलॉजिकल मैनिपुलेटर भी कहा जाता है। मछली शैवाल को हजम कर लेती है। सुजित मंडल अपनी सारी जिंदगी इन्हीं वेटलैंडों में रहे हैं। अपने पिता की तरह वो मछली पालन करते हैं। उनकी अपनी फिशरी है और दूसरे खेतों में दिहाड़ी मजदूरी भी करते हैं। लेकिन सुजित मंडल का कहना है कि अब वेटलैंड्स का भविष्य दांव पर लगा है, जिससे साल दर साल उनकी कमाई गिरती जा रही है। 125 वर्ग किलोमीटर में फैले पूर्वी कोलकाता के वेटलैंड्स सालों से अतिक्रमण का शिकार हो रहे हैं। जमीन के डीलरों और डेवलपरों की निगाहें इन भूखंडों पर गड़ी हैं। उनके लिए तो ये बेशकीमती रियल एस्टेट है। डेवलपरों के दबाव में कुछ लोग शायद वेटलैंड छोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग यहीं रहकर इस इकोसिस्टम को जिंदा रखना चाहते हैं। करीब 1,30,000 लोग इन्हीं वेटलैंड्स पर निर्भर हैं। रोजी रोटी की असुरक्षा आज उनका सबसे बड़ा संकट बन गया है। बहुत से किसानों के पास यहाँ काम करने या रहने का अधिकार नहीं है। मालिकाने वाली ज़मीनों में भी पुराने समझौतों के चलते किसानों से अक्सर किराया नहीं मिलता, तो ज़मीन के मालिक भी ज़मीन रखने के बहुत इच्छुक नहीं दिखते। इन लोगों को कानूनों का कोई ज्ञान नहीं है और उन्हें जीवन यापन के अधिकार भी नहीं मिले हैं, तो मिल्कियत को लेकर भी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। उन्हें बेदखल किया जा सकता है और ज़मीन दूसरे कई कामों में खपाई जा सकती है। कुछ किलोमीटर दूर बामनघाटा और खेयादहा हाई स्कूलों के छात्र इन वेटलैंड्स को बचाए रखने की अहमियत के बारे में पढ़ रहे हैं। वर्कशॉप से पहले मैं सोचती थी कि वेटलैंड सिर्फ बोटिंग के लिए होते हैं।
अब हम जानते हैं कि पानी में कितनी गंदगी साफ होती है। नोबीना और सप्तर्षि डिसअपियरिंग डायलॉग्स नाम का एक समूह चलाते हैं। ये भारत की विरासत को बचाने का काम करता है। वे इन बच्चों के ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, जिनमें से ज़्यादातर वेटलैंड में रहते हैं। निजी तौर पर मुझे लगता है कि ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स के पास देने को कितना कुछ है। पारंपरिक रिवायतें, टिकाऊ जीविका, सर्कुलर इकोनॉमी, सीखने के लिए कितना कुछ है यहाँ। हथकरघा, बुनाई, अपसाइकिल और रिसाइकिल की तकनीकों जैसे व्यवहारिक कौशल के अलावा एक ज़्यादा बड़ा लक्ष्य इन वेटलैंड्स पर मालिकाना एहसास को जगाने का है। इस उम्मीद के साथ कि आने वाली पीढ़ियां इस अनूठे इकोसिस्टम का मूल्य वाकई समझ सकेंगी।